हेलो, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका सत्या में। बुक पढ़ रहे हैं बीपीएससी पूर्वावलोकन 38 बीपीएससी 1992 से लेके 71 बीपीएससी 2025। ये बीपीएससी पूर्वावलोकन 2026 ये नई बुक है, ई बुक है, इसको हम कवर कर रहे हैं। बीपीएससी ने जितने भी प्रीलिम्स एग्जाम कराए हैं, चाहे वो सीडीपीयू का हो और चाहे बीपीएससी प्रीलिम्स हो, चाहे बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, सारे के सारे एग्जाम जो है हम लोग कवर कर रहे हैं। जो भी बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन ऑन कर लें और वीडियो को जो है लाइक कर दे, शेयर कर दे दोस्तों को। जितने भी साथी जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए, अगर आपने ये पूरी बुक पढ़ ली है तो 60 से 70% आपका जो है बीपीएससी का जो है एग्जाम इसी से जो है क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जीएस के। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग जो है आज की प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आज का पहला प्रश्न है, लेखानुदान बना है। लेखानुदान कैसे बना हुआ है? बजट पारित जो है लंबित होने के कारण जो है निधि आवंटन हेतु जो है लेखानुदान बना हुआ है। व्याख्या देखते हैं। विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद भी जो है संचित निधि से कोई जो है रकम निकाली जा सकती है, किंतु यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के जो है अंत में बदलाव आए और नई सरकार के जो है विनियोग विधेयक तुरंत नहीं लाए या किसी अन्य कारण से विभिन्न विधेयक के जो है पारित होने के जो है पहले ही रुपए की जो है आवश्यकता हो तो अनुच्छेद 116 की जो है उपधारा 1 खंड का के जो है तहत लोक सभा लेखानुदान जो है पारित कर सरकार के लिए जो है एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। अनुच्छेद 116 में यह व्यवस्था है कि यदि आकस्मिक परिस्थितियों में सरकार को जो है बहुत अधिक धन की आवश्यकता हो, जैसे सॉरी युद्ध के समय, तो लोकसभा वोट ऑफ जो है क्रेडिट के रूप में जो है अनुदान देती है तथा सांसद जो है कानून द्वारा निकासी अधिकृत करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है कि अगले प्रश्न की तरफ हम लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? लोक लेखा समिति कौन सी लोक लेखा समिति जो है प्रस्तुत करती है। जो लोक लेखा समिति है अपनी रिपोर्ट के प्रस्तुत करती है, तो कहाँ प्रस्तुत करती है? लोकसभा के स्पीकर को। किसको जो है करती है प्रस्तुत? लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा जो समिति है जिसे पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा जो है नाम से जाना जाता है। लोक लेखा समिति को जो है किसके नाम से जानते हैं? पब्लिक अकाउंट्स, क्या नाम है? पब्लिक अकाउंट कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट जो है लोकसभा के जो है स्पीकर अध्यक्ष की उपस्थिति में लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। लोक लेखा समिति जो है लोक व्ययों पर जो है नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इसमें जो है लोकसभा के जो है 15 सदस्य। ध्यान रखना, इसमें ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा से जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है लोक लेखा समिति, इसमें जो है लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 15। राज्यसभा से कितने होते हैं? 7 सदस्य। टोटल कितने सदस्य? ये भी प्रश्न बनता है कि लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं, ये प्रश्न आया भी है। तो टोटल कितने? 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इसका उद्देश्य जो है लोक व्यय के दुरुपयोग एवं जो है अनियमितताओं को जो है सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यह उन जो है लोक अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की भी सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग के हेतु जो है उत्तरदायी पाए जाते हैं। समिति जो है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का जो है प्रति परीक्षण करती है और जो है सामान्यता परीक्षण करती है। सामान्यतः जो है विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इस अध्यक्ष की जो है नियुक्त किए जाने की प्रथा वर्ष 1967 से है। जब से है? 1967 से। जो इसके अध्यक्ष हैं इसकी नियुक्ति जो है विपक्ष के जो है सदस्य को इसका जो है अध्यक्ष नियुक्त करने की जो है प्रथा है। कब से है? 1967 से। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है संसदीय समिति कार्यपालिका को जो नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यारोपित समिति के जो है संबंध में है? क्या है?
पहला है कार्यकारी विधान पर समिति, दूसरा है अधीनस्थ जो है विधान पर समिति। अब हम लोग आगे जो दो ऑप्शन है उनको भी देखेंगे तभी समझ में आएगा। अभी क्या है, प्रश्न क्या था, निम्नलिखित में कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए जो है प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। तो इसका पहला क्या था, कार्यकारी विधान समिति, दूसरा अधीनस्थ विधान समिति। चलिए बाकी दो ऑप्शन भी देखते हैं। इसका तीसरा है प्रशासन विधान समिति, चौथा है तीसरा जो है प्रशासित विधान समिति, और चौथा जो है कौन सा है, प्रत्यायोजित विधान समिति। ऑप्शन कौन सा सही था, दूसरा। ऑप्शन सही कौन सा था, दूसरा प्रश्न सही था, वो सॉरी उत्तर सही था कि अधीनस्थ विधान पर जो है समिति, ये ऑप्शन सही था इसका जो है कि संसदीय जो है समिति कार्यपालिका को नियमन विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित जो है शक्ति को संबंधित किससे है, अधीनस्थ विधान पर समिति से जो है संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या भी देखते हैं। व्याख्या क्या कहती है, चलिए हम लोग देखते हैं। अधीनस्थ विधान संबंधी जो है समिति कार्यपालिका को जो है नियम विनियमन बनाने के लिए जो है प्रत्यायोजित जो है शक्ति से संबंधित है। इस जो है संसदीय समिति का जो है कार्य यह जांच करना है कि जो है क्या संविधान द्वारा जो है प्रदत्त या संसद द्वारा जो है प्रायोजित के माध्यम से जो है नियम विनियमन या उप नियमन योजना जो है अन्य वैधानिक साधन बनाने के लिए जो है प्रदान की गई है। शक्तियों को जो है कार्यपालिका द्वारा उचित रूप से जो है प्रयोग किया जा रहा है अथवा नहीं। संसद के दोनों सदनों की जो है अपनी अपनी जो है अधीनस्थ जो है विधान पर जो है समिति होती है, जिसमें संबंधित सदन में जो है 15 सदस्य यथास्थित अध्यक्ष सभापति द्वारा नामित किए जाते हैं। ये थी इसकी व्याख्या। अब हमारा अगला टॉपिक है कि संसदीय अधिनियम क्या है, संसदीय अधिनियम। तो संसदीय अधिनियम से हम लोग जो है अब पहला प्रश्न देखते हैं कि संसदीय अधिनियम से हमारा पहला प्रश्न क्या बन रहा है। चलिए देखते हैं तो पहला प्रश्न संसदीय अधिनियम का पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल में जो है भारत की संसद में 3 तलाक का जो है कानून पारित करके जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के जो है विनिर्णय को जो है समर्थन दिया, जिसमें जो है 3 तलाक के जो है विद्युत को जो है असंवैधानिक बना दिया गया है। किसको, ये कब हुआ था, 2017 में ये विधेयक लाया गया था। और किसने जो है ये केस था, चलिए उसके बारे में देखते हैं। सायरा बानो जो है बनाम भारत संघ एवं जो है अन्य बाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय की जो है 5 सदस्यीय जो है पीठ ने वर्ष 2017 में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए 3 तलाक की प्रथा जो तलाक जो है विद्युत को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करार देते हुए असंवैधानिक ठहराया। पहले क्या था कि जो है मुस्लिम धर्म में जो है 3 तलाक मतलब जो है बोल के जैसे तलाक 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 ऐसे बोल के जो है 3 बार बोल के जो है तलाक दे दिया जाता था मतलब पत्नी को। तो ये जो है सायरा बानो ने जो है ये जो है सर्वोच्च न्यायालय में इस पे जो है केस किया। इसकी जो है सुनवाई 5 जजों की जो है एक खंडपीठ ने किया। तो फिर उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला दिया जिसे तलाक ए विद्युत कहते हैं, निर्णय देती है। उन्होंने इसको जो है असंवैधानिक बता दिया कि ये गलत तरीका है कि ऐसा जो है आप 3 बार तलाक तलाक बोल के जो है आप किसी को तलाक नहीं दे सकते हैं। ऐसा जो है आज से अब नहीं, ऐसा आगे भविष्य में हो सकता है। तो यही बात है, आगे देखते हैं। इसी जो है निर्णय के समर्थन में भारत की जो है संसद ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019 बनाकर 3 तलाक की जो है प्रथा 3 बार तलाक कहने जिसमें लिखित और इलेक्ट्रॉनिक दोनों रूप से शामिल हैं के आधार पर तत्काल तलाक को जो है विधिक रूप से जो है अमान्य और गैर कानून बना दिया। जो है ये जो है 2019 से क्या हुआ कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम था, उसको 2019 में जो बनाकर 3 तलाक की जो प्रथा थी, जैसे 3 बार तलाक कहने पे जो है जिसमें चाहे वो लिखित रूप में हो, चाहे बोलकर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक दोनों रूप से जो है शामिल था, के आधार पर जो है तत्काल तलाक को जो है विधेयक रूप में सामान्य और गैर कानूनी जो है कोर्ट ने इसको बना दिया, सुप्रीम कोर्ट ने। अब अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, चलिए देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारत में
जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये बोला गया है कि जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। तो क्या ये सही है? सही नहीं है। तो ये गलत है, जबकि ये सही है। राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है। हाँ, कर सकती है। तो ये भी गलत हो गया। जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी, ये भी सही है। ऐसा होगा, सही बात है। लेकिन पूछा क्या गया है कि कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है इसमें से? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी सही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्ता विवादों के समाधान के लिए त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र को प्रख्यापित करता है, जिसमें जो है जिला आयोग, राज्य आयोग एवं राष्ट्रीय आयोग शामिल है। इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार एक जिला आयोग का गठन करेगी और यदि उचित समझे तो एक जिले में जो है एक से अधिक जिला आयोग का जो है गठन कर सकती है। इस जिला आयोग में एक अध्यक्ष योग्यता जिसका जिला जज की एवं कम से कम 2 सदस्य होंगे, जिसमें कम से कम एक महिला सदस्य या अध्यक्ष अवश्य होंगे। दोनों में से कम जो है आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। जिला आयोग के क्षेत्राधिकार में जो है वे शिकायतें आएंगी जहां वस्तुओं या सेवाओं के लिए किए गए भुगतान का मूल्य 50 लाख रुपए से ज़्यादा ना हो। अब अगला हमारा टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। अब हम लोग जो है सर्वोच्च न्यायालय से प्रश्न देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय से क्या प्रश्न बन सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय से हमारा जो है पहला प्रश्न जो है कि सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय क्या है? सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, मानवाधिकार आयोग का जो है संरक्षक है, यह संविधान का अंतिम विवेचक है, यह सिविल न्यायालय है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है एक संघीय न्यायालय है। क्या है? एक संघीय न्यायालय है। और जो है ये जो है मानवाधिकारों का क्या है? संरक्षक भी है। क्या है? अधिकार का जो है संरक्षक भी है। तो इसमें आंसर होना चाहिए एक से अधिक। कौन सा? एक से अधिक। हम लोग देखते हैं व्याख्या। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है एक संघीय न्यायालय है, यह मानवाधिकारों का संरक्षक है और संविधान का अंतिम विवेचक। हाँ, ये भी था, सी भी सही है, संविधान का जो है अंतिम विवेचक भी है। इसलिए इसमें आंसर एक से अधिक सही होंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा संविधान से सर्वोच्च न्यायालय से है। चलिए दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो भारतीय संविधान के द्वारा हुई थी। कब हुई थी? भारतीय संविधान के द्वारा 26 जनवरी 1950 को। भारत का जो है उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान के तहत एक सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आ गया था। भारत का उच्चतम न्यायालय वर्ष 1958 में तिलक मार्ग, नई दिल्ली में स्थित वर्तमान भवन में स्थापित होने से जो है पहले पुराने संसद भवन में था। ये 28 जनवरी 1950 को भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनने में के जो है 2 दिन बाद उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन पुराने संसद भवन है। इसका उद्घाटन क्या है? पुराना संसद भवन। यानी कि संविधान लागू हमारा हुआ था 26 जनवरी 1950 को और सर्वोच्च न्यायालय की जो है 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना मानी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। के नरेंद्र मंडल में हुआ था, जहां वर्ष 1937 से 1950 तक जो है भारत संघ न्यायालय जो है 12 वर्षों के लिए कार्यरत था। अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा है सही नहीं है?
तो पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो चलिए देखते हैं सी सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को जो है छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के जो है प्रावधान के जो है अनुसार कोर्ट मार्शल के निर्णय के विरुद्ध अपील अंततः सर्वोच्च न्यायालय में भी की जा सकती है। यानी कि ये गलत है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल किसी भी प्रकार का कोई भी केस हो, सारे के सारे जो है वहाँ पेश किए जा सकते हैं, उनकी सुनवाई की जा सकती है। चलिए, जो कि ये प्रश्न में ये आंसर में जो दिया था इसके ये गलत था, ये आंसर हो गया सी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो स्वीकृति क्षमता क्या है? उसमें दिए ही नहीं है स्वीकृत क्षमता कितनी है। वर्तमान में तो वो 33 कितने 33 जो कि इसमें है ही नहीं किसी में। और जब ये जो बना था जो है सर्वोच्च न्यायालय, तब जो है इसमें 7 सदस्य थे। चलिए हम लोग जो है देखते हैं, व्याख्या में समझ में आएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे तथा संसद समय समय पर जो है विधि द्वारा न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। हाँ, ये 7 प्लस एक मुख्य न्यायाधीश जिसे सीबीआई हम लोग कहते हैं, वो इसमें ऐड नहीं है, वो ऐड कर लीजिए इसमें। ठीक है। संसद के जो है संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को जो है निर्धारित करने के लिए वर्ष 1956 में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 पारित किया और न्यायाधीशों की जो है संख्या 10 मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कर दी। इस अधिनियम में संशोधन करके जो है न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर जो है बढ़ाई गई है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की जो है संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के तहत वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृत संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 है। हमने बताया कि स्वीकृत संख्या कितनी 33 है, प्लस एक जो है मुख्य न्यायाधीश जो है यानी टोटल 34। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? इसमें भी ऑप्शन कोई भी सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी है। व्याख्या सेम हो जाएगी। ये देखिए, हाँ इसमें भी दिया गया है, नीचे देखिए 2000 कितना है 33 मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और प्लस 33 अन्य न्यायाधीश। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 की धारा 2 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करता है। कॉलेजियम पद्धति की जो है अनुशंसा पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। क्या होता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 की धारा 2 के अनुसार राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करता है, जिसे जो है कॉलेजियम पद्धति की अनुशंसा पर जो है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति होती है। अब जो है अगला प्रश्न की देखते हैं हमारा क्या है। चलिए सर्वोच्च न्यायालय का जो है न्यायाधीश अपने पद से जो है त्याग पत्र के किसको लिख कर दे सकता है? तो किसको? राष्ट्रपति को दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र राष्ट्रपति को जो है लिख कर दे सकता है। इसके अतिरिक्त संसद की जो है सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियां, प्रक्रिया एवं न्याय क्षेत्र का उल्लेख है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो है सेवानिवृत्ति उम्र क्या है? तो क्या है उम्र? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो है सेवानिवृत्ति उम्र कितनी है? 65 वर्ष। वहीं उच्च न्यायालय की कितनी है? 62 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय की 65 वर्ष। भारतीय संविधान के जो है
अनुच्छेद 124 की उपधारा 2 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष से जो है निर्धारित है, जबकि उच्चतम न्यायालय में यह कितनी है, 62। हाँ, इसमें दिया भी है, देखो व्याख्या में उच्च न्यायालय में कितनी है, 62 वर्ष। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, तो किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ संसद के पास। जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि जो है संसद ही कर सकती है, अन्य कोई नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है, जहाँ तक है कि उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या विहित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अब हम लोग जो है अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि कॉलेजियम के आधारित है। अगला प्रश्न है, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित प्रश्नों पर जो है विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है, सही है, जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश सीजीआई करते हैं, ये भी बात सही है। और उसके जो है उस समय इसमें जो है न्यायालय की कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय जो है निकाय है, जिसमें जो है एक जो है मुख्य न्यायाधीश सीजीआई रहते हैं और जो है 4 अन्य जो वरिष्ठ होते हैं सीनियर जो है जज, वो शामिल रहते हैं, जो कॉलेजियम गठित होती है। ये बिल्कुल सही है, तो इसलिए जो है ये जो है बिल्कुल सही आंसर हुआ। अगला देखते हैं, संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया था। हाँ, ये गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तर क्या है, तीसरा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जो कॉलेजियम प्रणाली की जो शुरुआत कब हुई थी, 1993 में न्यायाधीश पीएन भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी, तो ये भी गलत है। तो कौन सा सही है, पहला और तीसरा, ऑप्शन कौन सा सही है, पहला। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कहती है, उच्चतम न्यायालय की जो है कॉलेजियम प्रणाली एक 5 सदस्यीय निकाय है, जिसकी अध्यक्षता भारत के जो मौजूदा जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सीजीआई करते हैं, और इसके न्यायालय के कार्यरत जो है 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्चतम न्यायालय तथा जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के जो कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिश पर की जाती है। कॉलेजियम प्रणाली की जो है स्थापना संसद ने नहीं की, किसने नहीं की, संसद ने नहीं की, बल्कि जो है उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से विकसित हुई। किससे हुई, संसद ने नहीं की, उच्चतम जो न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायालय के जो है निर्णयों से ये विकसित हुई थी। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। तो किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है, कॉलेजियम प्रणाली का है, अपीलीय अधिकार क्षेत्र है, मूल अधिकार क्षेत्र है। ये सारे के सारे यानी कि किसके संबंधित हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है से संबंधित है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। कॉलेजियम पद्धति उच्चतम एवं जो है उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के स्थानांतरण की जो प्रणाली है, यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई पद्धति है। सर्वोच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश जो है कॉलेजियम का जो है क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। कॉलेजियम का नेतृत्व करते हैं। विदित हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की जो है मूल या आरंभिक अधिकारिता शक्ति का वर्णन है। वहीं अनुच्छेद 132 से 136 तक जो है सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार से जो है एक से अधिक विकल्प सत्य है। अब अगला प्रश्न क्या कहता है, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है, किसी भी राज्य के जो है कानून को अवैध घोषित कर सकता है कौन, सर्वोच्च न्यायालय।
चलिए देखते हैं कैसे। जो न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय किसी भी राज्य केंद्र के कानून को अवैध घोषित कर सकता है यदि केंद्र या किसी राज्य के द्वारा बनाए गए कानून संवैधानिक प्रावधानों का जो है उल्लंघन करते हैं, तो सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय उन्हें जो है घोषित कर सकता है। न्यायालय की यह अधिकारिता न्याय के पुनरावलोकन जो है कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत में जो है न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है हमारी न्यायिक प्रणाली? संविधान पर, संविधान पर, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया पर और परंपरा पर, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, यानी कि एक से अधिक। तो भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान और जो है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इस पे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, संविधान, परंपरा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारत में जो न्यायिक प्रणाली संविधान है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर जो है आधारित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, A.S. आनंद 1990 के जो है दशक के जो है अंत में किस पद पर जो है कार्यरत थे? किस पद थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर जो है 1990 में कार्यरत थे। न्यायमूर्ति जो है आदर्श सेन आनंद A.S. आनंद 1990 के दशक के जो है अंत में भारत के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल 10 अक्टूबर 1998 से लेके 1 नवंबर 2001 तक था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को जो है परिभाषित करता है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 131। संविधान का जो है अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र या आरंभिक जो है अधिकारिता, ओरिजिनल जुडिक्शन को जो है परिभाषित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या एक पूर्व जो है भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद में जो है विधि या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न अंतर्निहित होने जिस पर जो है किसी विधिक अधिकार का जो है अस्तित्व या विस्तार निर्भर है, तो उस पर जो है सर्वोच्च न्यायालय की जो है आरंभिक जो है या प्रारंभिक जो है अधिकारिता होगी। अगला प्रश्न हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अगला प्रश्न है केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का जो है समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। एक बार हम लोग इस पे दोबारा से पढ़ रहे हैं क्योंकि मुझे ध्यान नहीं आ रहा है ये प्रश्न हमने इसका आंसर करा दिया है कि नहीं। अगर करा दिया तो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से देख लीजिए, नहीं तो ये छूट जाएंगे प्रश्न। मुझे लग रहा है कि शायद वीडियो जो है ये प्रश्न जो है छूट गया है, हमने जो है वीडियो पॉज हो गया था तो रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी शायद। एक बार दोबारा से देख लीजिए, अगर दोबारा भी अगर ये प्रश्न है तो कोई बात नहीं, रिपीट हो जाएंगे, आपका रिवीजन ही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, मुझे ये लगता है कि शायद रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। केंद्र और राज्य के मध्य विवाद के जो है विवादों का जो है समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंदर आता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अगला प्रश्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन किसके आधार है? कानूनों द्वारा जो है स्थापित प्रक्रिया। किसके द्वारा? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन किस आधार क्या है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पे। ठीक है, चलिए व्याख्या क्या है, चलिए आप देखते हैं। भारत में जो है न्यायिक पुनरावलोकन का आधार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जैसे प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाई लॉ है। इसके तहत जो है न्यायालय यह परीक्षण करता है कि कोई विधि संविधान द्वारा विधायिका को प्रदत्त शक्तियों के संगत रूप में बनाई गई है या नहीं।
अथवा यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो है अनुकरण करती है अथवा नहीं। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो है उल्लंघन करने पर इसे न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है? तो कॉलेजियम प्रणाली है, अपीलीय अधिकार क्षेत्र है और मूल अधिकार क्षेत्र है। यानी कि ये सारे के सारे हैं, एक से अधिक का आंसर ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। व्याख्या देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत जो है अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय से जो है संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 तक में जो है उल्लिखित है। ज्ञातव्य है कि कॉलेजियम पद्धति जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा हस्तांतरण की प्रणाली है। यह सर्वोच्च न्यायालय के जो है निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई पद्धति है। सर्वोच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश कॉलेजियम का जो है नेतृत्व करते हैं। विदित हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की जो है मूल अधिकारिता क्षेत्र प्रारंभिक अधिकारिता का जो है वर्णन है, जिसके तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच दो या अधिक राज्यों के बीच में विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। वहीं अनुच्छेद 132-36 तक जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार का जो है उल्लेख किया गया है। इस प्रकार एक से अधिक विकल्प सत्य है। अब हमारा अगला टॉपिक है राज्यपाल। क्या है? राज्यपाल। तो हम लोग देखते हैं गवर्नर के बारे में। चलिए अगले टॉपिक हम लोग जो है गवर्नर के बारे में पढ़ते हैं। चलिए गवर्नर से क्या क्या प्रश्न है। राज्य सरकार का जो है कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है। संविधान के जो है अनुच्छेद 154 धारा 1 के अनुसार राज्य की जो है कार्यपालिका जो है सब किसमें निहित होगी? राज्यपाल, गवर्नर में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने जो है अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अगला प्रश्न है किसी राज्य का जो है राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा जो है किसी भी राज्य का जो है राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। और राज्यपाल एक से अधिक जो है राज्य के लिए भी जो है राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। चलिए व्याख्या देखते हैं। किसी राज्य के जो है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के जो है हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा होती है। उल्लेखनीय है कि ये भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक, कितने? 153 से लेकर 167 तक जो है राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है। राज्य जो है कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य के जो है महाधिवक्ता जिसे हम लोग क्या कहते हैं एडवोकेट जनरल सम्मिलित होते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत जो है पद धारण करता है। इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को जो है संबोधित कर जो है अपना त्याग पत्र दे सकता है। अगला प्रश्न है कि जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो जम्मू और कश्मीर के जो है मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो सीधा सीधा गलत हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर का उच्च न्यायालय का जो है मुख्य न्यायाधीश जो है नियुक्त करता है। तो लोगों ने ऊपर पढ़ा था तो क्या था कि किसी भी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। चलिए देखते हैं। भारत का जो है प्रधानमंत्री, ये भी गलत है। तो कौन सा सही है? डी, भारत का जो है राष्ट्रपति। जम्मू और कश्मीर राज्य के को जो है संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत भारत के अन्य राज्यों से जो है अलग भाग 21 के अंतर्गत जो है अस्थायी प्रावधान के रूप में विशेष प्रावधान की गई है। इसी जो है परिप्रेक्ष्य में पहले वहाँ की कार्यपालिका के प्रधान का चुनाव भारत के जो है राष्ट्रपति द्वारा न होकर जम्मू और कश्मीर की विधानसभा द्वारा जो है किया जाता है। किंतु इस विषमता को 1965 में समाप्त कर दिया गया। फलस्वरूप जो है जम्मू और कश्मीर की कार्यपालिका जो है प्रमुख जो है वो सदर रियासत के स्थान पर राज्यपाल नाम से जाने लगा तथा इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाने लगी। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य की जो है दो संघीय जो है राज्य क्षेत्रों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में पुनर्गठित कर वहाँ जो है उपराज्यपाल का जो है प्रावधान किया गया है। उनकी जो है जिनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों के जो है राज्यपालों की निम्नलिखित जोड़ों पर जो है विचार कीजिए। तो ये जो है 2022 के क्वेश्चन का जो है प्रश्न है। तो अगर चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। तो इसमें राज्यपाल और जो है राज्य दिए गए हैं और राज्यपाल दिए गए हैं। तो इनकी जो है कौन सा जो है जोड़ा सुमेलित है ये देखना है। तो उस समय जो है 2022 में राज्यपाल राजस्थान के कौन थे? कलराज मिश्र थे। और उत्तर प्रदेश के जो है आनंदीबेन पटेल, जो कि वर्तमान में अभी भी है। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर 2022 में सत्यपाल मलिक थे, जो कि युद्ध गलत है। कहाँ के थे? जम्मू कश्मीर के। और अगला क्या है, गुजरात के फागू चौहान थे। तो भैया गुजरात के जो है आचार्य देवव्रत थे, तो ये भी गलत है 2022 में। तो पहला दूसरा सही है, तो आंसर ये हो गया। जब ये प्रश्न आया था उस समय जो है प्रश्न पूछा गया था, तो 2022 में उसके अनुसार ही बता रहे हैं। अभी वर्तमान के अनुसार नहीं, वर्तमान में आप देख लेना। वर्तमान में जब पश्चिम बंगाल के जो है राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंदे बोस जो है 2023 नवंबर 2022 से हैं। तो 22 से 5 साल के लिए जो है राज्यपाल रहते हैं। तो कौन है? डॉक्टर सीवी आनंद बोस, यानी कि 23 नवंबर 2022 से है। कब तक के लिए रहेंगे? 27 तक। जबकि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जो है 22 जुलाई 2019 से हैं। तो ये जो है 24 में चेंज हो गए होंगे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जो आनंदीबेन पटेल हैं, ये भी 2019 से, लेकिन अभी भी है। राजस्थान की जो है वर्तमान राज्यपाल जो है हरिभाऊ किशन राव बांगड़े हैं। ये कब से हैं? 31 जुलाई 2024 से। यानी कि जो इस हिसाब से जो है, क्योंकि ये 2026 की लेटेस्ट बुक है, तो इसमें जो भी दी है वो सारी सारी सही है। चलिए अगला जो है हम लोग देखते हैं प्रश्न। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने जो है विधानसभा के सत्र और जो है आयोजित के लिए उसके अध्यक्ष को निर्देशित किया। ऐसा करने में उस अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में जो है निहित है। इसमें तो आंसर नहीं है, तो आगे देखते हैं। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 की धारा 1 के अनुसार राज्यपाल जो है समय समय पर अपने राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को जो है ऐसे समय और स्थान पर जो वही समय समझते आहूत करेगा। अनुच्छेद 174 की धारा 2 के अनुसार राज्यपाल समय समय पर सदन का जो है या किसी सदन का जो है सत्रावसान तथा विधानसभा का जो है गठन कर सकेगा। तो व्याख्या समझिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 की जो है धारा 1 के अनुसार राज्यपाल जो है समय समय पर राज्य के जो है विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन का ऐसे समय समय पर स्थान पर जो वह ठीक समझे आहूत करेगा। आहूत करने का मतलब होता है बुलाएगा। अनुच्छेद 174 की धारा 2 के अनुसार राज्यपाल समय समय पर सदन या किसी सदन का सत्रावसान तथा विधानसभा का गठन करेगा। सत्रावसान मतलब समाप्त करना। चलिए हम लोग देखते हैं उसका आंसर इस हिसाब। प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश के जो है राज्यपाल की विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देशित किया है। ऐसा करने में वे किन अधिकारियों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है? तो इसमें आंसर है नहीं, तो कितना होना चाहिए? 174। क्या है? 174 की धारा 1 में क्या करेगा? सत्र को जो है बुलाएगा। तो 174 की उपधारा 2 में क्या करेगा? सत्रावसान करेगा। ठीक है, दोनों को अभी हम लोगों ने देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कितने समय में जो है राज्यपाल किसी साधारण बिल को जो है संबंधित राज्य विधानसभा को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? तो इसमें दिया है 3 महीना, 1 महीना, 2 महीना, कोई समय सीमा नहीं है। कोई समय सीमा नहीं, लेकिन इसमें जो है गलत है। इसमें 3 महीना, 1 महीना, 2 महीना या कोई समय सीमा नहीं। पहले ये था कि इसमें कोई समय सीमा नहीं थी, तो अब ये कर दिया कि अब तत्काल ही, मतलब क्या है? तत्काल निर्णय लेना होगा। कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को जो है संबंधित राज्य विधानसभा को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? तो उस पर तत्काल आप जो है, अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि उस पर तुरंत विचार करके जो है तत्काल उसे लौटाना होगा। व्याख्या देखते हैं।
संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रथम जो है परंतु के तहत राज्यपाल अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र किसी साधारण विधेयक धन विधेयक को छोड़कर संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार बनाम जो है तमिलनाडु राज्यपाल मामले में स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपालों को स्वतंत्र विवेक के बिना मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श के अनुसार समयबद्ध तरीके से जो है राज्य विधेयकों पर जो है निर्णय लेना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है? राज्य विधानमंडल एवं मंत्री परिषद। आज हमारा टॉपिक है राज्य विधानमंडल एवं मंत्री परिषद। इससे प्रश्न क्या है देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में जो सम्मिलित है, तो क्या है राज्य की विधायिका में? विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल। तो क्या क्या है? राज्यपाल है, विधानसभा है, विधान परिषद, इसका अस्तित्व है। तो ये कौन सा सही हो जाएगा? चौथा सही है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में क्या क्या सम्मिलित है? राज्यपाल है, विधानसभा एवं विधान परिषद। ठीक वैसे ही केंद्र में राष्ट्रपति संसद में क्या सम्मिलित थे? राज्यपाल की आप जो है राष्ट्रपति, और विधानसभा जो है लोकसभा, विधान परिषद की आप है राज्यसभा। तो संसद में क्या क्या सम्मिलित था? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और ऐसे ही राज्यों की विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जो है सम्मिलित है। चलिए व्याख्या देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित होते हैं राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। अगला प्रश्न है, भारत में जो है राज्य विधायिकाओं स्टेट जो है लेजिस्लेटिव का जो है उच्च सदन कौन सा है? जो राज्य विधान पालिका है उनका जो है उच्च सदन किसको कहा जाता है? उच्च सदन किसको कहा जाता है? पहला है विधान परिषद, दूसरा है विधान समिति। तो भारत में राज्य विधान पालिकाओं में जो स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन होता है विधान परिषद, यानी कि पहला ही आंसर सही है। चलिए आगे चलते हैं, व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य की विधान पालिका जो विधानमंडल एक सदनीय या द्विसदनीय होगी। द्विसदनीय विधानमंडल की स्थिति में विधान पालिका परिषद, विधान परिषद उच्च सदन होगा और विधानसभा निम्न सदन होगा। तो अगला जो है इसकी क्या है? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में जो है सदस्यों की संख्या अधिक है? किसकी अधिक है? विधानसभा में सदस्यों की संख्या किसकी अधिक है? तो हिमाचल प्रदेश। ये जो इसमें ऑप्शन में दिए गए हैं इनमें से हिमाचल प्रदेश, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय दिया गया है, इनमें से हिमाचल प्रदेश की जो है राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। व्याख्या देखते हैं हम लोग। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक जो है राज्यों के विधान मंडल का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में जो है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। वर्तमान समय में सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी जिसमें 30 है, जबकि राज्यों में सिक्किम में 32 हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है जिसमें 403 है। उपरोक्त विकल्पों में अरुणाचल प्रदेश में 60 है, मेघालय में भी 60 है, मणिपुर में भी समान संख्या है तथा हिमाचल प्रदेश में जो है कितनी है? 68 है। कितनी है? 68 है। सर्वाधिक संख्या किसमें है? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि राज्य विधान परिषद के जो सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो किससे नहीं चुने जाते हैं? स्थानीय निकायों से चुने जाते हैं, शिक्षक चुने जाते हैं, स्नातक चुने जाते हैं, लेकिन उद्योगपति नहीं चुने जाते। यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? डी।
चलिए अगले जो है प्रश्न व्याख्या हम लोग पहले इसकी देखते हैं, पहले प्रश्न चलिए। चलिए व्याख्या क्या कहती है कि संविधान के अनुच्छेद 171 की धारा 3 के प्रावधानों के तहत विधान परिषद की जो है संरचना का उल्लेख है। इसमें जो है 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा, 1/12 सदस्य न्यूनतम 3 वर्षों में जो है स्नातकों द्वारा, 1/12 सदस्यों को जो है न्यूनतम 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनेंगे, जो माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर को वे नहीं होने चाहिए। 1/3 सदस्यों को जो विधानसभा के सदस्यों द्वारा तथा शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नामांकित किया जाता है। अतः उद्योगपति श्रेणी में राज्य विधान परिषद के सदस्य नहीं चुने जाते। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500। कितने? 500। संविधान के अनुच्छेद 170 की धारा 1 के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य से जो है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 500 से अधिक और 60 से न्यूनतम सदस्यों को मिलकर बनेगी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन से राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो अनुच्छेद 170 जो है राज्य की विधानसभा के जो है निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, तो किसके द्वारा? केंद्रीय संसद द्वारा। अनुच्छेद 169 की धारा 1 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद की जो है संरचना या विघटन का जो है अधिकार जो है संसद को जो है, संसद ऐसा तब कर सकेगी जब ऐसा प्रस्ताव राज्य विधानसभा की जो है कुल सदस्य संख्या की जो है बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और जो है और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या में की जो है कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 8वां प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? ये कहा गया है कि निम्नलिखित सूत्रों में से अपना उत्तर चुनें। विधान परिषद कहाँ है? केरल में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, दिल्ली में भी नहीं, बिहार में है। वर्तमान में बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना विधान परिषद है। यानी भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है। किसमें किसमें? बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है। अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे उसका अपना त्याग पत्र देना चाहिए। इसको उपाध्यक्ष को। अध्यक्ष जो है किसको देगा? उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 179 179 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद जो है उपाध्यक्ष को संबोधित करके त्याग सकेगा। अगला प्रश्न है, राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? तो विधानसभा के प्रति। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 की धारा 2 के तहत राज्य की मंत्रिपरिषद जो है राज्य की जो है विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसी प्रकार केंद्र की जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है जिसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, यूटी हमारे यूनियन टेरिटरी, वहां में कुछ यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे जो है मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, तो वो किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्र शासित प्रदेशों के जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर जो है पद धारण कर सकेंगे।
अगला प्रश्न हमारा क्या है कि राज्य विधायिका की कार्रवाई के बारे में क्या सत्य है। विधायिका में जो है कार्य केवल राज्य की जो है सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में जो है निष्पादित की जाएंगे, यानी कि पहला ही ऑप्शन सही। व्याख्या भी हम लोग देखते हैं, तो चलिए व्याख्या क्या कहती है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 201 की धारा 1 यह व्यवस्था करता है कि राज्य की विधायिका में कार्य राज्य की राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषाओं में या हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। अतः जो है कथन एक सत्य है। अनुच्छेद 170 के तहत राज्य विधायिका की कार्रवाई में महाधिवक्ता भाग तो ले सकता है, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 211 के अनुसार राज्य की जो विधायिका सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो है किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में किए गए उसके आचरण पर जो है चर्चा नहीं कर सकती। अनुच्छेद 212 की धारा 1 के तहत राज्य विधायिका की कार्रवाई के दौरान किसी जो है कथित अनियमितता के जो है आधार पर कार्रवाई की वैधता विधि मान्यता पर प्रश्न नहीं किए जा सकते। अगला जो है हमारा जो है टॉपिक है उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय। क्या है? उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय। तो इसका प्रश्न क्या है देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का जो है अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो किसके पास है? राष्ट्रपति के द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का जो अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा है। संसद नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री नहीं। प्रश्नगत विकल्पों में से राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्ति करना जो है कैसा आवश्यक समझे। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है तो किसको? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की जो है शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है, जिसके पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। अनुच्छेद 217 के जो है धारा 1 खंड का साथ ही उसके सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत से जो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के वोट जारी करने द्वारा समर्थित जो है समावेदन से जो है राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि किस उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में जो है 3 तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय। किस उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 तलाक कहने से तलाक जो है होना गैर कानूनी है? ये पहले जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो है रहमतुल्ला और खातून निसा बनाम उत्तर प्रदेश राजस्थान जो है 1994 के मामले में 1994 के मामले में निर्णय दिया कि यदि विधि के उपबंधों को विफल करने के उद्देश्य से एक ही बैठक में जो है 3 बार तलाक कहकर दिया गया तलाक और गैर कानूनी माना गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो इलाहाबाद तो एक ही राज्य के लिए, यूपी के लिए है। दिल्ली के लिए है, लेकिन गुवाहाटी मतलब एक से अधिक 2 राज्यों के लिए, मुंबई भी 2 के लिए है। तो गुवाहाटी तथा मुंबई उच्चतम न्यायालय एक से अधिक जो है राज्यों के लिए जो है। इसके क्षेत्राधिकारता जो है असम है, नागालैंड है, मिजोरम है एवं अरुणाचल प्रदेश तक है।
जबकि जो है बम्बई उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव और गोवा है। तो जो है गुवाहाटी क्षेत्राधिकार किसका के लिए था? असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है वो 4 राज्यों के लिए असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, जबकि बम्बई उच्च न्यायालय महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव और गोवा 3 के लिए। चलिए आगे चलते हैं। बाबरी मस्जिद जो है राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार क्या है? ये है स्वत्वाधिकार यानी टाइटल सूट है। क्या है? टाइटल सूट। स्वत्वाधिकार। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वत्वाधिकार मुकदमे के जो है रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें जो है अनेक पक्षों में जो है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की जमीन व जो है संपत्ति पर जो है अपने अपने दावे पेश किए थे। अगला हमारा टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र और राज्य संबंध हमारा अगला टॉपिक है। इसका प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न इससे क्या बनता है? निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य जो है संबंधों के जो है मत परिवर्तन के लिए संस्तुत का अधिकार दिया गया था, ने अपना जो प्रतिवेदन जमा किया था? कब किया था? 1987 में। कब? 1987 में। सरकारी आयोग जिसे जो है केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित किया गया था, इसने 27 अक्टूबर 1987 का जो है को आधिकारिक जो है तौर पर जो है अपना प्रतिवेदन जमा किया। गौरतलब है कि वर्ष 1983 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के जो है सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS जो है सरकारिया की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग का जो है गठन किया। इस आयोग के जो है इसने केंद्र राज्य संबंधों के सुधार की जो है दिशा में जो है 247 सिफारिशें प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय जो है संधियों को जो है लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के जो है किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून का जो है निर्माण किया जा सकता है, जिसके द्वारा राज्य की सहमति के बिना। संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद को भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। इस शक्ति के तहत संसद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संधियों को जो है प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के विषय किसी विषय पर भी कानून बनाने का निर्णय लिया जा सकता है तथा इस संदर्भ में किसी राज्य या राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं है। सॉरी। अगला प्रश्न है आपात भूकंप। कौन सा है? आपात भूकंप। अगला हमारा टॉपिक है आपात भूकंप। कौन सा है? आपात भूकंप। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? राष्ट्रीय आपातकाल 352 और राज्यपाल शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। चलिए व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 352 यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने का निकट है, जिसमें युद्ध, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। ध्यातव्य है कि मूल संविधान के जो अनुच्छेद 352 के अतिरिक्त अशांति के जो है स्थान पर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के जो है सशस्त्र विद्रोह प्रस्थापित किया गया है। अनुच्छेद 355 संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और जो है प्रत्येक राज्य की सरकार का जो है संविधान के संबंधों के आधार पर जो है चलाया जाना सुनिश्चित करे। अनुच्छेद 356 यदि राष्ट्रपति को जो है किसी राज्य के जो है राज्यपाल
से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे जो है उस राज्य का जो है शासन संविधान के नियमों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति इस जो है अनुच्छेद का जो है प्रयोग कर उस राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अनुच्छेद 360 यदि राष्ट्रपति जो है वो यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उसके राज्य क्षेत्र या किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या वित्तीय संकट में है तो वह वित्तीय जो है आपात व्यवस्था कर सकता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति जो है भारतीय राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, कब कर सकता है? ऊपर वर्णित सभी जो है कारणों के आधार पर क्या क्या हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, दूसरा बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर जो है राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय शासन लगा सकता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की जो है घोषणा से संबंधित है? आपातकाल की घोषणा से संबंधित कौन कौन सा है? 356 भी है, 352 भी है, 360 भी है। तो लेकिन ये है कि कौन सा आपातकाल, सबका अलग अलग वर्णन है। 352 में क्या है, अभी बताया था। 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्यपाल शासन और 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारत के संविधान के 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा का जो है प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्यों में जो है संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 तथा वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। दिए गए प्रश्न में केवल आपातकाल का उल्लेख किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। बिहार लोकसेवा आयोग ने से अपनी उत्तर कुंजी में जो है उत्तर भी सही माना। कौन सा? 352 यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल। 352 अगर बात करी जाएगी सही तभी होगा जब यहाँ आपातकालिक के साथ में राष्ट्रीय आपातकाल जुड़ जाएगा, तभी ये सही होगा, अन्यथा ये प्रश्न गलत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारत प्रायः किसी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। किसकी सलाह पर? गवर्नर, जो राज्यपाल है, राज्यपाल की सलाह पर जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन प्रायः गवर्नर, राज्यपाल की सलाह पर जो है राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के जो है राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का जो है शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति जो है उस घोषणा द्वारा उस राज्य की सरकार की जो है सभी या कोई कृत्य या जो है अपने हाथ में ले सकता है। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है कि किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का जो परिणाम निम्न में से कौन सा है? पहला है राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत या सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते को कम करने का आदेश दे सकता है। दूसरा क्या है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय जो है विधेयक को राष्ट्रपति की जो है विचारार्थ पारित रखने की आवश्यकता नहीं। तो इसका जो है किसी वित्तीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का जो है परिणाम कौन से हो सकता है? तो पहला वाला हो सकता है, जबकि ये दूसरा वाला नहीं हो सकता है। अब आगे के और ऑप्शन देखते हैं, पहले तो पता चलेगा। अब अगला चीज है क्या है, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और जो है उच्च न्यायालयों के जो है जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का जो है आदेश दे सकते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला है कि राज्य जो है विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक जो है या अन्य किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के विचार जो है विचारार्थ आरक्षित रखे जाएंगे।
तो पहला, तीसरा और चौथा इसमें ऑप्शन में भी है, दूसरा है गलत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल घोषित किए जाने का प्रावधान है। वित्तीय आपातकाल लगाए जाने की स्थिति में अनुच्छेद 360 के खंड चार के तहत निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। पहला है अनुच्छेद 360 की खंड 4 के उपखंड 1 आई के तहत राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। अनुच्छेद 360 के उपखंड 4 के बी के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों को वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। अगला है अनुच्छेद 360 के उपखंड 4 के ए के उपखंड 2 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के काल में के लिए की जा सकती है? तो ये की जाएगी 6 महीने के लिए। आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 तक निहित है। यह आपातकाल की घोषणा को दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन कर दिया जाता है, तो आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है और प्रत्येक 6 महीने के लिए संसद की स्वीकृति के साथ अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। अगला हमारा टॉपिक है वित्त आयोग। कौन सा? वित्त आयोग। वित्त आयोग से क्या प्रश्न देखते हैं। भारत में वित्त आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला है कि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। फिर दूसरा सही है। वित्त आयोग द्वारा दी गई की गई सिफारिशों प्रकृति में केवल सलाहकारी है। हाँ, तीसरा भी सही है, यानी पहला दूसरा और तीसरा सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार उसके पूर्व राष्ट्रपति द्वारा एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। अतः यह संवैधानिक संस्था है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमन नेट प्रोसीड्स के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में सलाहकारी होती हैं। वित्त आयोग भारत की समेकित निधि जिसे संचित निधि के राज्य से राज्यों के राजस्व से सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों की भी अनुशंसा करता है। यदि अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, ज्ञातव्य है कि पहले वित्त आयोग का गठन केसी मोदी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1991 को किया गया था। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है कि भारत के संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है तो किससे? राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। चलिए आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जितने भी साथी चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, दोस्तों को शेयर करें। हम ये न्यू बुक लेटेस्ट 2026 की प्रीवियस बुक करा रहे हैं बीपीएससी की, जिसमें टीआरई 1, 2, 3 और बीपीएससी में जितने भी प्रीलिम्स सन 1992 से 2025 तक जितने भी प्रीलिम्स कराए हैं, सारे प्रीलिम्स एग्जाम पूरे क्वेश्चन और सीडीपीओ के जो भी एग्जाम कराए हैं सारे इसमें कवर कर रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों
बने रहिए चैनल पे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट भी करें।